देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे और स्क्रीन शेयर भी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़े, ठीक है। जो कि पार्टनरशिप का, तो उसके सेकंड वाला जो पॉइंट है वो हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, क्योंकि जब तक गुडविल का वैल्यूएशन नहीं पता चलेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, हर जगह पे गुडविल आ सकता है, तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग कर लो, ट्रीटमेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुड इवनिंग रोडो। गुड इवनिंग मैम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप है। तो सबसे पहले ये गुडविल क्या होता है, क्या तुम लोग को कोई आइडिया है कि गुडविल क्या होता है? सेल को टिक तो হচ্ছে। और वो गुडविल का एक फेमस लैंग्वेज से नॉर्मली लोग आंसर देते हैं, क्या होता है बिजनेस का रेपुटेशन। मैम रेपुटेशन। रेप्यूटेशन। बिजनेस का रेपुटेशन, ठीक है। जेटा तुम बोलছো ठीक है, सेल करके ही तो हम लोग रेपुटेशन। अब बिजनेस में रेपुटेशन का मतलब क्या है? बिजनेस में रेपुटेशन का मतलब है आप कितना अच्छा प्रोडक्ट बेचते हो, लोगों को ठगते नहीं हो, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बेचते हो, सस्ते में अच्छा चीज देते हो, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे, ठीक है। तो गुडविल का मतलब हो गया कि बेसिकली गुडविल का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करें, इट मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस अर्न बाय, कैसे कोई अपना रेपुटेशन अर्न कर सकता है? हार्डवर्क, ऑनेस्टी। अगर लोगों को हम लोग ठगेंगे तो फिर क्या होगा? एक ठगा जाएगा, दूसरा ठगा जाएगा, ऐसे करके तो बात फैल जाएगा। जैसे अच्छाई वाला बात फैलता है, बुरा वाला भी फैल जाएगा। तो फिर कोई क्यों किसी से कुछ परचेस करे जो इंसान किसी को ठगता है ना। ऑनेस्टी, अब यहाँ पर हम पार्टनर लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में ही गुडविल होता है, गुडविल कोई भी बिजनेस में हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होगा कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ ना कुछ जगह पे उसको दिखाना होगा हमें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। बिना मॉनिटरी वैल्यू के हम लोग गुडविल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा नाम है, वैसे तो नहीं चलेगा, हमें उसको वैल्यू करना पड़ेगा। और वैल्यू इन द सेंस मॉनिटरी वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर गुडविल को कैसे चाहिए? गुडविल को हम लोग को मेजर करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मापने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कोई किलोमीटर ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। मेजर तो हर तरीके से होता है। तो यहाँ पर मॉनिटरी टर्म या फिर मॉनिटरी टर्म जो भी बोलो, इसमें हमें इसको मेजर, मतलब रुपीज में हमें अपने गुडविल को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। और गुडविल क्या होता है, कैसा एसेट होता है गुडविल? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इंटेंजिबल इंटेंजिबल, एसेट। ठीक है। गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल, इट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो होता है इंटेंजिबल, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है गुडविल के बारे में? गुडविल के बारे में ये हम लोग बुक्स में तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर ये हम लोग का सेल्फ जनरेटेड हो, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट बता देते हैं, देखो। इट इज, ये है AS 26 में है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली, इन द बुक्स ओनली इफ इट इज परचेज्ड। बता देंगे परचेज्ड गुडविल क्या होता है। अगर हम लोग किसी का गुडविल परचेज कर रहे हैं तो ही हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं,
and hence self generated goodwill is not, मैंने गुडविल को शॉर्ट में लिख दिया है, नॉट shown in the books of accounts according to AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, तो हम लोग का टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 1 से लेके 29 तक। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स को कैसे परफॉर्म करना है, अलग अलग चीजों के बारे में हमें बताते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल के बारे में जो मतलब इंटेंजिबल एसेट के बारे में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है उसी का नाम है AS 26। और क्योंकि इंटेंजिबल होता है गुडविल, तो AS 26 में भी गुडविल का रूल्स बताया गया है। तो उसमें बोला है ये गया है कि अगर हम लोग किसी का गुडविल परचेज कर रहे हैं तो हम लोग उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको हम लोग बुक्स में यानी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे बिजनेस का मैंने खुद गुडविल का कैलकुलेशन किया कि भाई मेरा गुडविल इतना है। ठीक है, तो ये जो है, ये अगर हम बोल रहे हैं मेरे बिजनेस का गुडविल 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख रुपया हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हैं जिनके बिजनेस में गुडविल है और परचेस करते वक्त गुडविल को भी परचेस कर रहे हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। खुद से वैल्यूएशन किया गया गुडविल को हम लोग कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रोहिबिटेड है बाय AS 26। ठीक है, और गुडविल का देखो, परचेज गुडविल का मतलब क्या है ये बता देते हैं। परचेज जो मैंने बोला उसको एक बार लिखवा देते हैं, परचेस्ड वाला और सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड जैसे सेल्फ असेसमेंट होता है ना, वैसे ही खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरे बिजनेस का ऐसा गुडविल है। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड का मतलब इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इसमें लिखो इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये अलग से लिखवा दिया और एक बार, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमें गुडविल दिया हुआ रहेगा और वहां पर ये भी बोला हुआ रहेगा मत रिकॉर्ड करो। ठीक है, उसका रीजन वही होगा AS 26। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये तो हम लोगों ने देखा कि गुडविल। अच्छा, अब गुडविल का देखो, हमें पता चला कि बिजनेस का रेपुटेशन है। ठीक है, अब उसको कैलकुलेट करना है मॉनिटरी टर्म में, तो रेपुटेशन को मॉनिटरी टर्म में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वही हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पॉइंट्स तुम लोग को डिस्कस करते हैं। गुडविल जो है वो कैसे कोई अपने बिजनेस में जनरेट कर सकता है, उसका कुछ गाइडलाइंस दिया है, लेकिन ये एक लौता लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे कोई गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है तो उसके पास ज्यादा कस्टमर आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली गुडविल क्या है, रेपुटेशन कैसे बन रहा है, अर्निंग के ऊपर डिपेंड करके कि किसका अर्निंग ज्यादा हो रहा है, सेम सेक्टर में रहेंगे। ठीक है, मान लो मिस्टर ए का भी फर्नीचर का बिजनेस है, मिस्टर बी का भी फर्नीचर का बिजनेस है। ठीक है, और मिस्टर ए मिस्टर बी से ज्यादा कमाते हैं, तो मिस्टर ए बोलेंगे मेरा गुडविल है इसलिए हम ज्यादा कमाते हैं, मतलब हम अच्छा प्रोडक्ट बेचते होंगे। या फिर पर्सनल रेपुटेशन, ओनर जो मिस्टर ए है उनका खुद का ही एक पर्सनल रेपुटेशन है, मतलब इंसान इतना अच्छा है कि लोग ये सोच रहे हैं अच्छा इसका फर्नीचर भी अच्छा ही बेचेगा, खुद अच्छा इंसान है तो दूसरे को ठगेगा नहीं, अच्छा ही बेचेगा। तो लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा इंसान होता है तो उसके पास चले जाते हैं कोई भी शक किए बिना कि हाँ ये मुझे ठगेगा कि नहीं। तो उसका जो एबिलिटी है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, अगर किसी का खुद का पर्सनल कुछ रेपुटेशन है तो। लोकेशन, ऑब्वियसली लोकेशन भी जो है वो बहुत मायने रखता है बिजनेस का। अगर कोई कितना भी अच्छा गुड्स बेचे, अगर वो काफी मार्केट से दूर में है, जाने आने में बहुत टाइम लगता है, तो लोग फिर बोलेंगे इतना दूर कौन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन अच्छा है, जैसे कि मार्केट एरिया के अंदर किसी का अगर शॉप वगैरह है तो वहां पर सेल अच्छा खासा होता है। तो देखो लोकेशन मायने रखता है, पर्सनल रेपुटेशन, क्वालिटी ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ नियर मोनोपोली राइट्स, मतलब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं जो सिर्फ हम ही लोग बेचते हैं, कोई और नहीं, मोनोपोली है। ठीक है, एक लौता हम ही लोग है जो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ऐसा अगर कोई काम हम लोग कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग का क्या होता है, जो है गुडविल जनरेट होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेल बढ़ेगा, मार्केट में कोई कंपटीटर है नहीं। अगर हमारे पास ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, हमारे प्रोडक्ट का हम लोगों ने ट्रेडमार्क करवाया, पेटेंट, तो इससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है,
तो भी सेल बढ़ेगा। प्रेजेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल, अगर मैनेजरियल स्किल अच्छा खासा है बिजनेस में तो भी जो है हम लोग का कस्टमर अट्रैक्ट होगा, जैसे कस्टमर अट्रैक्ट होगा सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो गुडविल भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट विच एनाबल्स द प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, ठीक है, एक ट्रेडर हो सकता है, एक मैन्युफैक्चरर, अगर कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहा है तो उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा, अब अगर वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करता जाए करता जाए करता जाए तो फिर वो ऐसा हो सकता है कि रिसर्च कर करके ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने कम में वो अच्छा वाला प्रोडक्ट बना सकता है, तो उस पर मेहनत करना पड़ेगा ना, एक दिन में तो नहीं पता चलेगा। जैसे लिखते लिखते हैंड राइटिंग हमारा स्पीड हो जाता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है, वैसे ही अगर कोई रिसर्च वगैरह करता जाएगा तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो जरूर कर लेगा अपने प्रोडक्ट का, तो अगर लो कॉस्ट में गुड क्वालिटी देगा तो भी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अगर कोई भी बिजनेसमैन पहले से ही किसी क्रेडिटर या फिर मतलब जिसको बोलते हैं सप्लाई जो करता है कॉन्ट्रैक्टर, उसके साथ मटेरियल का पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मतलब ये क्या होता है, मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट पहले से वो करता है जिसका मार्केट में प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है, वो नहीं चाहते कि उसका मटेरियल सप्लाई कभी भी ब्रेक हो, ठीक है, ऑलवेज उसका फ्लो चलता जाए, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर से डील ही करके रखता है कि भाई मुझे हमेशा इतना इतना मटेरियल सप्लाई करो। अब किसी के पास इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो वो कर पाएगा। अब पैसा कहाँ से आता है, घर से नहीं तो एक बार लेंगे लोन, एक बार लेंगे, लेकिन बाकी तो कोशिश करेंगे बिजनेस से ही निकालने का। तो अगर कोई ऐसा इंसान है कि वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कर पा रहा है तो इसका मतलब उसके बिजनेस में क्या है, अच्छा खासा सेल है, तो इसका मतलब उसका गुडविल है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि गुडविल कैसे जनरेट किया जा सकता है। ये कुछ लिस्ट दिया हुआ था। अच्छा, और देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये बताते हैं, देखो बोल रहा है लेटेस्ट एक सिंपल एग्जांपल, देयर इज अ स्मॉल बुक बिजनेस ओन्ड बाय ए फर्म, इट्स नेट वर्थ एसेट माइनस लाइबिलिटीज 1,40,000, बोल रहा है कि बिजनेस है जिनका एसेट माइनस लाइबिलिटीज का वैल्यू कितना है, 1,40,000। इफ ए परचेजर इज विलिंग टू पे 1,50,000 for it, the extra 10,000 is known as accounting, known in accounting as goodwill, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक बुक सेलर है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है एक बुक सेलर है जिसका एसेट्स माइनस लाइबिलिटी का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल पे एसेट माइनस लाइबिलिटीज का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो 1,40,000। अब एसेट माइनस लाइबिलिटी मतलब क्या निकल के आया, पहले ये सोचो, एसेट माइनस लाइबिलिटी का मतलब ये क्या मिला हमें, बोलो, एसेट माइनस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल, करेक्ट, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल बोल सकते हैं, या फिर इसको नेट वर्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, देखो अगर एक टी शेप में बैलेंस शीट बनाओगे, इधर अगर हम लोग एसेट टोटल एसेट आ जाएगा, इधर हम लोग का क्या रहता है, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट दोनों मिला के टोटल एसेट, इधर क्या होता है, एक कैपिटल होता है, हम नॉर्मल इंडिविजुअल वाला बता रहे हैं, उसके अलावा क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी का बात हो रहा है। तो अगर हम लोग टोटल एसेट से तो लाइबिलिटी, देखो ये लाइबिलिटी लिखा है मतलब ये वाले लाइबिलिटी का बात कर रहा है, तो ये अमाउंट से अगर ये अमाउंट लेस करेंगे तो मेरे पास क्या बचा हुआ रहेगा, कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना नेट वर्थ, ठीक है, तो नेट वर्थ जो है वो इतना है, वही लैंग्वेज यहाँ पर यूज किया है। अब इफ परचेजर, अब इनका बिजनेस कोई खरीद रहा है, जो खरीद रहा है ये फिर क्या हो गए, ये बुक सेलर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ओन बिजनेस, अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, ठीक है, और जो परचेज कर रहा है, परचेजर, परचेजर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस को परचेज कर रहा है, कितने में परचेज कर रहा है बोलो तो, 1,50,000 देने के लिए रेडी है। अब बोलो मुझे मिलेगा 1,40,000 का नेट वर्थ, हम देने के लिए रेडी है 1,50,000, ऐसा कोई कब करेगा, बोलो ऐसा कोई कब कर सकता है, जब गुडविल है तभी करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम। जब अच्छा खासा गुडविल है तभी करेगा, मतलब अभी इसको ज्यादा जरूर देना पड़ रहा है, लेकिन उसको क्या समझ में आ रहा है पता है, वो क्यों ज्यादा देने के लिए रेडी है, उसको पता है इनका बिजनेस इतना अच्छे जगह पे है, मान लो अच्छा लोकेशन है,
अच्छा बिजनेस चलता है, अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत अच्छा इनका मार्केट में रेपुटेशन है, कस्टमर बेस अच्छा है, मार्केट के बीच में दुकान है, सारा चीज अच्छा है। आज अगर 1,40,000 का चीज मिल रहा है, फिर भी अगर 1.5 लाख पे कर देते हैं, फ्यूचर में मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है, फ्यूचर में मुझे बेनिफिट है। तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा पे किया वो कितना किया, बोलो एक्स्ट्रा कितना पे किया, 10,000। यही एक्स्ट्रा क्या हो गया, गुडविल। तो बोलो ये कौन सा गुडविल है, परचेस्ड गुडविल है, मतलब जो परचेज कर रहा है उसके लिए परचेस्ड गुडविल है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेस्ड। ये गुडविल परचेज। परचेस्ड किसके लिए परचेज है, ये जिन्होंने बिजनेस परचेज किया, और जिन्होंने सेल किया उनके लिए ये क्या था, सेल्फ जनरेटेड। तो जिन्होंने परचेज किया वो जब अपना बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर इस गुडविल को दिखा देंगे। समझ में आया सेल्फ जनरेटेड और परचेज वाले में फर्क क्या है, ठीक है। तो यही चीज हमें बताया गया है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग नहीं दिखा सकते, मतलब जो बुक सेलर था ना वो अपना 10,000 का गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाया होगा, ये दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने उसको खरीदा है, खरीदने से मॉनिटरी वैल्यू को मतलब क्या बोले, मतलब एक्यूरेट माना जाता है कि भाई इन्होंने 10,000 सचमुच का पे किया है। मतलब अब हम बोल रहे हैं मेरे बिजनेस का 1,00,000 गुडविल है, लेकिन मैंने थोड़ी ना किसी को वो पे किया है या फिर किसी तरीके से अर्न किया है, वो तो एक अलग तरीके से अर्न होता है। तो इसीलिए अगर हम किसी को पे कर रहे हैं कोई अमाउंट तो वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। तो ये गुडविल हम लोग इसीलिए लिखेंगे बिकॉज ये जो है मेरा परचेज गुडविल है, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल का वैल्यूएशन हमें अगर करना है तो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कब करेंगे, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुडविल का वैल्यूएशन हमें कब कब करना चाहिए। तो देखो, जब भी किसी पार्टनर का यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूएशन कब होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन नीडेड, ठीक है। हम पार्टनरशिप के अगेंस्ट में ही बताएंगे क्योंकि हम लोग वही टॉपिक कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर ही। तो देखो हम लोग कब करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर का क्या होगा, एडमिशन होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और क्या हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और क्या हो सकता है, डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन ही बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उस केस में भी जो है हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, और एक भी होता है सेल ऑफ बिजनेस, ठीक है। जिसमें से ये जो लास्ट वाला मैंने लिखवाया सेल ऑफ बिजनेस, उसका तो अभी अभी एग्जांपल दिया हम लोगों ने। देखो जब कोई अपना बिजनेस सेल करे, उसे अगर लगता है कि मेरे बिजनेस में गुडविल है तो वो वैल्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, डिसोल्यूशन मतलब अगर मेरा बिजनेस बंद हो जा रहा है तो उस केस में भी हो सकता है कि अगर हमारे पास गुडविल लगता है, हमारे पास गुडविल है हमारे बिजनेस में, तो हम लोग बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पहले भी पार्टनर ए बी था, बाद में भी पार्टनर ए बी है, लेकिन पहले इनका रेशियो मान लो था 2:3, अब इनका रेशियो बन गया है 1:1। इस चीज को बोलते हैं फिर से नए तरीके से पार्टनरशिप डीड को बनाना। अगर ऐसा चेंजेस कोई कर रहा है तो भी अगर उनके बिजनेस में पहले से गुडविल एग्जिस्ट कर रहा था तो वो उनका वैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, मतलब दो पार्टनर था ए बी सी, तीन था, सी का डेथ हो गया, तो सी का अगर डेथ हो गया, गुडविल अगर है बिजनेस में तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा और उसका हिस्सा सी को देना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल क्रिएट करने में तीनों का बराबरी का जो है हिस्सेदारी था, तो सी को भी अपना हिस्सा मिल जाता है। रिटायरमेंट होने पे जैसे मान लो ए बी सी तीन थे, सी रिटायर हो गया, तो सी अगर रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट पे अगर गुडविल था इनके बिजनेस में तो उसमें तो सी का भी जो है मतलब पार्टिसिपेशन था, तो सी को भी उसका गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए, मतलब वही मॉनिटरी वैल्यू में। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में ए बी दो पार्टनर था, अब सी मान लो एडमिशन लेना चाहता है, तो अभी जो गुडविल अगर इनके बिजनेस में है उसको क्रिएट किसने किया है, ए बी ने, उसमें तो सी का कोई भी योगदान नहीं है, वो ए बी ने क्रिएट किया है। तो अगर वैल्यूएशन ए बी कर रहा है गुडविल का, अगर उनकी बिजनेस में गुडविल है तो उसके लिए वो सी को क्या बोलेंगे, कैपिटल तो लाओगे ही, बिजनेस करना है तो कैपिटल तो लाओगे, साथ ही साथ क्या लाओगे, गुडविल के लिए भी अमाउंट लेके आओगे, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम पे भी हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स है हर एक जगह पे अगर बिजनेस में गुडविल है तो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब वैल्यूएशन का कब करेंगे वो तो पता चल गया। अब वैल्यूएशन का नीड क्या है, देखो नीड फॉर वैल्यूएशन, नीड फॉर वैल्यूएशन, the need for the valuation, for the valuation of goodwill, goodwill arise as goodwill belongs to the period prior to change in the agreement। देखो एग्रीमेंट तो हर बार चेंज होगा, एडमिशन में भी एग्रीमेंट चेंज होगा, रिटायरमेंट हो जाता है पार्टनर का तो भी एग्रीमेंट चेंज होता है, डेथ हो जाता है तो भी एग्रीमेंट चेंज होगा, अगर एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज होता है तो भी एग्रीमेंट चेंज होता है, क्योंकि हम लोग का एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखो क्या बोला है, द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एज गुडविल बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू चेंज इन एग्रीमेंट। जैसे पहले ए बी था, एडमिशन में सी आने वाला है, तो ये एक अलग एग्रीमेंट था, जैसे ही तीन हो जाएंगे उसका अलग एग्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर गुडविल है तो गुडविल का वैल्यूएशन करो, ये अभी भी बताया, ठीक है, ये सारी चीजों को अभी भी मैंने तुम लोग को बताया। सेम केस डेथ में भी है, डेथ में पहले तीन थे, दो हो गए, नया एग्रीमेंट बनेगा, वैल्यूएशन करो। रिटायरमेंट में भी पहले तीन थे, मान लो दो हो गए, तो फिर से उसका करो। रिकंसिडरेशन का मतलब पहले रेशियो कुछ और था, अब रेशियो कुछ और हो रहा है, नया एग्रीमेंट, जितनी जितनी बार एग्रीमेंट चेंज होगा, अगर गुडविल है बिजनेस में तो गुडविल का हमें क्या करना चाहिए, वैल्यूएशन करना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा सा इसको एक स्टोरी से समझाते हैं, हर एक केस को तो नहीं समझा सकते, एक एडमिशन से हम समझाते हैं तो तुम लोग को और भी क्लियरली समझ में आएगा। मान लो 1 अप्रैल 2018 से लेके 1 अप्रैल 2022, तो ये टोटल 4 इयर्स होता है, ठीक है। 4 इयर्स जो है एक पार्टनरशिप चल रहा था ए एंड बी के बीच में, जिसका रेशियो था 1:1, ठीक है। अब इनके बिजनेस में, इनका कहना है इनके बिजनेस में क्या है, गुडविल है। अब गुडविल होने का मतलब ये हो गया, ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, सेम बिजनेस बाहर बाकी जो भी लोग कर रहे हैं वो हमसे कम कमाते हैं, ठीक है। मान लो इनका अर्निंग है 15,000 पर मंथ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस पार्टनरशिप फर्म का अर्निंग है, हम दोनों का मिला के बोल रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे, 15,000 पर मंथ। और ये जैसा बिजनेस करते हैं सेम, मान लो एक फर्म है जिसका हम नाम दे देते हैं ए और बी, और मान लो सेम ऐसा एक पार्टनरशिप फर्म है जिसपे दो लोग काम करते हैं, डी और ई, ठीक है। इनका जो बिजनेस है इनका भी सेम वही बिजनेस है, लेकिन ये कितना अर्न करते हैं, ये अर्न करते हैं मान लो 9,000 पर मंथ, ठीक है। तो सेम बिजनेस करने के बाद भी क्योंकि डीई इनसे कम कमाते हैं, तो इनका कहना सही है कि इनके बिजनेस में क्या है, गुडविल, ठीक है। अब एक सी पार्टनर आ रहा है, ठीक है, एक सी आ रहे हैं, वो इनके बिजनेस में एज ए पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अब सी यहां भी तो जा सकता था, डीई के पास भी जा सकता था, ए बी के पास भी जा सकता है। मुझे एक चीज बता सकते हो, वो ए बी के पास ही क्यों जाना चाहता है, वो डी के पास नहीं जाना चाहता, जबकि दोनों सेम ही बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी उसका कहना है कि मुझे ए बी में ही जाना है, ए बी वाले पार्टनरशिप फर्म में, यहाँ नहीं जाना है। बता सकते हो क्यों? एबी का प्रॉफिट अच्छा है, जैसे ही वो बिजनेस में जुड़ेगा उसको भी उस प्रॉफिट का हिस्सेदारी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इनका 15,000 पर मंथ का जो इनकम है जब डिवाइड होगा, मान लो ए सी आने के बाद सबको इक्वली मिलेगा, तो यहाँ पर मान लो सी को अगर 1/3 मिलने वाला है, तो 15,000 का 1/3 कितना होता है, 5,000। लेकिन यहाँ पर अगर वो आ जाए, मान लो यहाँ पर भी उसको वही 1/3 का ही ऑफर किया गया है, तो कितना मिलेगा, 3,000। तो अगर किसी का मंथली इनकम इतना होगा, किसी का मंथली इनकम इतना होगा, तो वो यही पर आना चाहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, वो आना चाहता है, अब ए बी को भी ना सी को लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पार्टनरशिप में क्या होता है, कि पार्टनरशिप इसीलिए बनाया गया था कि लोग ज्यादा होंगे तो कैपिटल ज्यादा होगा, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होगा, बिना इसके हम लोग बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब ए बी को भी सी को लेना पड़ेगा, लेकिन इनके मन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इनका कहना है कि देखो ये डी के पास इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसको कम मिलेगा, लेकिन ये जो इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका मेहनत सी ने किया है, नहीं, किसने किया है,
ए और बी, इनका मान लो गुडविल ये वैल्यू कर रहे हैं, ये गुडविल वैल्यूएशन करके बोल रहे हैं मेरा गुडविल का, हमारे गुडविल का वैल्यूएशन है 6000, ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब सी को जो एक्स्ट्रा मिलेगा, अब इनके मन में प्रॉब्लम हो जा रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि भाई 4 साल से हम लोग मेहनत करके बिजनेस को इस जगह पे पहुंचाए, अदरवाइज ऐसा ही रह जाता। अब तुम आओगे, तुम्हें भी उसका जो है हिस्सेदारी मिलेगा, ये तो क्या हो गया, ये तो नाइंसाफी हो गया, अन्याय हो गया। तो हमें क्या चाहिए, तो मतलब ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि फिर ऐसा कुछ करना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनका कहना है ऐसा कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए कि हम लोग सी को एडमिशन भी ले ले और हमारे साथ भी कोई नाइंसाफी ना हो। तो ऐसा क्या किया जाए, तो इसीलिए इनको बोला जाएगा कि आप लोग अपने गुडविल का वैल्यूएशन करो, ठीक है, इन्होंने अपने गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया। अच्छा, अब इनको क्या बोला जाएगा, इनको ये बोला जाएगा कि आप सी से डिमांड करो, क्या डिमांड करोगे, कैपिटल डिमांड कर सकते हो, बिजनेस में आ रहा है, और आप बोलना कि गुडविल का शेयर लेके आओ, ठीक है, गुडविल का शेयर, शेयर ऑफ गुडविल, इसमें भी अलग अलग पार्ट होता है, फिलहाल समझने के लिए शेयर ऑफ गुडविल लाओ, कितना लाना है प्रॉफिट का परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो 6000 का मान लो इनको 1/3 के लिए ले रहे हैं, तो 1/3 मतलब 2000 एक्स्ट्रा और लाओ, कैपिटल के लिए जो लाओगे लाओगे, 2000 एक्स्ट्रा और लाओ। तो इन्होंने कैसे मतलब अकाउंट्स में इसका सोल्यूशन कैसे हुआ, अब देखो 4 साल में वापस जाके तो सी मेहनत नहीं कर सकता है कि फिर से 4 साल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इनका कहना है कि ये जो मेहनत का पैसा है जो ए बी ने किया, उसमें अगर सी को हिस्सेदारी चाहिए तो वो मेहनत तो करके नहीं कर नहीं सकता है पास्ट में जाके, हाँ इसके बाद से वो मेहनत करेगा ऑब्वियसली, इसके बाद से वो जुड़ेगा तो काम तो करना ही है, लेकिन इसको कंपेंसेट कैसे किया जाएगा, तो हमारा जो गुडविल है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं, उसको उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पे करने के लिए बोलेंगे, तो फिर इनके मन में भी वो इश्यूज नहीं होगा, और ये पैसा ये लोग अपने अंदर क्या कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है उसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों होगा, क्योंकि अगर पहले जो प्रॉफिट दो लोग लेते थे, अब वही प्रॉफिट अगर 3 लोग लेंगे, तो इन दोनों को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी तो पॉसिबिलिटीज है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये पैसे को वो लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसी वजह से जो है गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से जो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्यों गुडविल का वैल्यूएशन, क्योंकि एग्रीमेंट के पहले कुछ और सिचुएशन होगा, एग्रीमेंट के बाद कुछ और सिचुएशन होगा, तो नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस वजह से किया जाता है। तो एक छोटा सा मैंने समझाने का कोशिश किया। अब चलो मेन जो पॉइंट है उसमें चलते हैं, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कौन कौन सा मेथड्स हमें पढ़ना है। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, इसमें कौन कौन सा मेथड्स पढ़ना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका 2 पार्ट होता है, सिंपल और वेटेड, सिंपल और वेटेड, मतलब सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन का भी 2 पार्ट होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और लास्ट में एन्युटी मेथड। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट का डिटेल्स लिखेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग करो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1 में हमें क्या निकालना है, स्टेप 1 में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट,
डिवाइडेड बाय, एवरेज निकालने का मतलब होता है टोटल, और डिवाइडेड बाय जितने सारे वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि ईयर्स वाइज ही नॉर्मली हम लोग का जो है प्रॉफिट रहेगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स लिख दिया। अब स्टेप 2 में निकालना तो गुडविल है, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है, ये दोनों बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो हेडिंग करो एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। मैम एक्सएन लास्ट पेज से लास्ट लाइनটা দেখাবে না? হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले हम लिख देते हैं फिर समझा देंगे, तो लाइन बाय लाइन लिखते जाना है। प्रॉफिट और लॉस गिवन, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें दिया हुआ रहेगा, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट में ऐड करो एबनॉर्मल लॉस, ऐड करो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन वो माइनस करना है, बता देंगे सारा पॉइंट ही बताएंगे। नॉन रिकरिंग इनकम वो भी माइनस होगा, नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम, फ्यूचर एक्सपेंस, प्लस माइनस दोनों लिख के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, over valuation of closing stock, adjusted एनुअल प्रॉफिट, अगर ईयरली निकाल रहे हैं, नॉर्मली ईयरली होता है इसलिए मैंने एनुअल वाला लैंग्वेज लिख दिया, एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट। अब एक एक पॉइंट को हम समझा देते हैं कि क्यों कौन सा पॉइंट ऐड हो रहा है, क्यों कौन सा पॉइंट जो है वो लेस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस ऐड हो रहा है, ठीक है। मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं मेरे बिजनेस में गुडविल कितना है, जिसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मेरे सेल के अकॉर्डिंग। तो सेल जो हो रहा है क्या वो किसी एबनॉर्मल चीजों का सेल बताने से चलेगा, मुझे ये बताओ। मतलब मान लो किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, उसने मान लो कहीं पर लॉटरी जीत लिया, ठीक है, तो लॉटरी से एक पैसा आया, या फिर मान लो कहीं कोई
जैसे केबीसी वगैरह होता है, वहां पर जाके अच्छा परफॉर्म किया, एक अच्छा खासा जो है उसे इनाम मिल गया, ठीक है, तो क्या वो बोलेगा वो उसका बिजनेस का इनकम है? नहीं। गुडविल का वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, कौन से प्रॉफिट को लेते हैं, बिजनेस प्रॉफिट को, तो मुझे नॉन बिजनेस कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब, मान लो किसी दिन दुकान में आग लग गया, वो तो रोज रोज नहीं होगा, मान लो कोई चोरी हो गया, एबनॉर्मल लॉस का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं थेफ्ट हो जाना, ठीक है, थेफ्ट, फायर, ठीक है। अच्छा, ये सब की वजह से बोलो मेरा प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? ये अगर चोरी हो गया किसी साल मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस में या फिर आग लग गया, तो प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो उस प्रॉफिट को लेके करेंगे, तो मेरा तो गुडविल कम दिखेगा। अब वो गुडविल कम दिखना अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ी ना चोरी होना, आग लगना एक नॉर्मल बात है, वो तो कोई नॉर्मल बात नहीं है, वो तो हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। जैसे मान लो किसी का बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो हर साल 1 लाख करके आता है, ठीक है। अब किसी साल उसके वहां पर चोरी हो गया, अब चोरी हुआ तो नुकसान होगा, वो 1 लाख से गिर के सीधा 40,000 पे आ गया। अब वो गुडविल का वैल्यूएशन करेगा तो क्या वो 40,000 के प्रॉफिट के बेसिस पे करेगा कि 1 लाख के बेसिस पे? ऑब्वियसली 1 लाख के बेसिस पे, क्योंकि 40,000 थोड़ी ना उसका रेगुलर लॉस है, वो तो उसका हो गया है बाई चांस, ठीक है। तो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब हमें गुडविल का जब वैल्यूएशन करना है तो बिजनेस का प्रॉफिट लेना है। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट जो डाउन हुआ है वो कोई रेगुलर मैटर नहीं है, इसीलिए इस प्रॉफिट को मुझे, इस लॉस को मुझे क्या कर देना है, एड बैक। मतलब हम अगर बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट 1 लाख था, फिर हम बोल रहे हैं मेरा लॉस की वजह से 60,000 चोरी हो गया, तो मेरे पास प्रॉफिट 40,000 है, ये इस साल के लिए हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो मुझे रेगुलर प्रॉफिट को लेके करना है, कोई एबनॉर्मल वजह से प्रॉफिट कम या ज्यादा होने पे उसको मुझे इग्नोर करना है, मतलब उसका इंपैक्ट मुझे नहीं देना है, मुझे 1 लाख ही मानना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब आई होप समझ में आया होगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो एक्सपेंसेस बार बार नहीं होता है बिजनेस में। कुछ दिन पहले मैंने तुम लोग को रेवेन्यू और कैपिटल का जो है कंसेप्ट बताया था। तो नॉन रिकरिंग का मतलब, मान लो हम लोगों का कोई केस चल रहा है, ठीक है, उस केस के, या फिर मान लो कुछ परचेस करना है, जैसे कि कोई लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, तो उसके लिए कोई लॉयर को हायर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि लॉयर को सारी चीज पता होता है कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, तो उसके पीछे हमारा एक खर्चा होगा। लेकिन क्या ये खर्चा हमारा बिजनेस का रेगुलर खर्चा है? नहीं। तो ये मेरा कैसा एक्सपेंसेस है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो ये एक्सपेंसेस को दिखा के हम अपने प्रॉफिट लॉस को कम करेंगे, तो मेरा बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरा डे टू डे का एक्सपेंस, मतलब बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। तो ऐसे अगर कोई एक्सपेंसेस है उसे भी मुझे ऐड करना है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो रखा है, कम हो रखा है। फिर नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, जो मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस है ही नहीं, उसे मुझे क्या कर देना है, उसे भी मुझे ऐड कर देना है। नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस का एग्जांपल अगर दे, जैसे जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, लाइक कैसा बोले, नॉन बिजनेस एक्सपेंस जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, जैसे नॉन रिकरिंग मैंने बोला, नॉन बिजनेस, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, क्या हो सकता है? मान लो हम लोगों ने जो है शेयर खरीदा, बोलेंगे तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा, मान लो हम लोगों ने अपना LIC का प्रीमियम भर दिया, ठीक है, वो तो पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो वो भी तो नॉन बिजनेस एक्सपेंस हुआ। ऐसा कुछ दिखा रहा है तो वो भी हमें यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे मेरा बिजनेस का प्रॉफिट डाउन हो रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीजों में ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे आइटम ही हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है, जो कि हमारे बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट को गलत शो करेगा। इसीलिए ये सारे पॉइंट को हम लोगों ने ऐड कर दिए। एबनॉर्मल गेन, जैसे मैंने बोला मैंने लॉटरी जीत लिया, अब मेरे मेरे बिजनेस का इनकम होता है 1 लाख, मैंने 50,000 का लॉटरी जीत लिया, अब हम बोल रहे हैं मेरे बिजनेस का इनकम ना 1.5 लाख है, तो ये तो गलत है। अब इसके हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, नहीं चलेगा, मुझे एबनॉर्मल गेन को क्या कर देना है, लेस कर देना है। नॉन रिकरिंग इनकम, जो इनकम बार बार नहीं होता, मेरा एक जो है खाली जमीन था, मैंने उसको बेच दिया, उससे मेरा इनकम आ गया, तो उसको अगर हम दिखा रहे हैं अपने बिजनेस इनकम में, तो वो तो गलत बात है, क्योंकि वो मेरा बिजनेस इनकम थोड़ी ना है, वो मेरा रिकरिंग इनकम नहीं है, वो मेरा नॉन रिकरिंग इनकम है। वो दिखाने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ चुका है, अब उसके ऊपर गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल एबनॉर्मली ज्यादा दिखाएगा, वो नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है नॉन बिजनेस इनकम, ऐसा कोई इनकम जैसे कि मान लो FD कर दिया है किसी ने, ठीक है, तो FD करना अगर उसका मेन बिजनेस नहीं है, जैसे मान लो किसी ने शेयर खरीदा, उससे डिविडेंड मिल रहा है, FD कर दिया, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सब कैसा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो जो भी इनडायरेक्ट इनकम है, यानी नॉन बिजनेस, कहाँ गया, नॉन बिजनेस इनकम है, वो मेरा क्या हो जाना चाहिए, लेस हो जाना चाहिए।
फ्यूचर में अगर कोई मेरा एक्सपेंस होने वाला है और हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करें, तो फ्यूचर के एक्सपेंसेस को लेस करने के लिए हमें बोला गया है कि फ्यूचर में जो एक्सपेंस होगा बिजनेस रिलेटेड ऑब्वियसली तो ही हमें लेस करना चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब मान लो हम लोगों ने जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, जो कि गिवन एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ गलत जो है एंट्री वगैरह पास कर दिया, लेजर गलत किया, कुछ भी, तो अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कहीं पर भी नीड होगा तो करना पड़ेगा। वो करने पे हमारा प्रॉफिट में ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होने से ऐड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ये हम बता रहे क्यों ये एडलेस होता है। ये ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स जिन्होंने मेरे पास कर लिया है उनको मैंने ये चीज बताया हुआ है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। जैसे कि देखो हम लोग का ये मान लो एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एग्जाम्पल इधर दिखा रहे हैं ट्रेडिंग, ठीक है, यहाँ पर मान लो 100 रुपीज है, यहाँ पर मान लो 250 है, तो यहाँ पर 150 क्या आ गया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, जस्ट एग्जांपल है, ये मेरा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। हम यहाँ पर और एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि सेम तरीके से यहाँ 100 लिखा, यहाँ 300 लिखा और यहाँ पर मैंने दिखा दिया 200, ठीक है। अच्छा, अब ये मान लो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो मैंने लिखा है ना ये मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, कुछ सेल भी मुझे दिखाना चाहिए तभी ना प्रॉफिट दिखा पाएंगे। चलो और एक डेटा दिखाते हैं तब समझ में, ठीक है। चलो और एक डेटा दिखाते हैं, यहाँ 100 कर दिया, यहाँ मान लो मैंने लिख दिया है 50 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 250, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 200, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने 50 कर दिया और यहाँ पर कर दिया मैंने 300, ये 350 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 250। मैंने क्या फिक्स रखा है, मैंने परचेज को फिक्स रखा है और सेल को फिक्स रखा है, ठीक है। परचेज और सेल को फिक्स रखा है, सेल का वैल्यू कुछ ज्यादा ही कम दिख रहा है, ऐसे कर 100 रुपीज का अगर मेरा परचेज है, उसमें से मान लो कुछ सामान हम लोगों ने 80 रुपए का बेच दिया, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं ये 30, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ पर 110, तो यहाँ पर कितना आ गया 10। अब इसमें भी वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया 80, यहाँ पर जो है 30, इसको 30 के जगह हम इसको कर लेते हैं 40, 120, तो इधर भी 120, इधर आ गया 20। मतलब हम ये कहना चाह रहे मेरा परचेज 100 रुपए का था, उसमें से मैंने जो प्रोडक्ट सेल किया उससे मुझे सेल वैल्यू मिला 80, 30 रुपीज का मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 10 रुपीज। अब देखो मैंने परचेज उतना ही रखा, सेल उतना ही रखा और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को चेंज किया, तो मेरा प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया, यहाँ प्रॉफिट 10 रुपीज था, यहाँ पर क्या हो गया 20। मतलब क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही बढ़ा, तुम लोग देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कितना था 30, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक मैंने कितना बनाया 40, तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही इंक्रीज हुआ, क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट यहाँ कितना दिख रहा था 10, यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिख रहा है 20। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने पे प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा। मतलब अगर बढ़ने से बढ़ रहा है तो कम होने से क्या होगा, कम होगा। तुम लोग कोई भी एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे उल्टा देखो ना, मान लो ये पहले 40 था अब 30 हो गया, तो पहले प्रॉफिट कितना था 20, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10। मतलब क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट के साथ क्या होता है, जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेटली चलता है, ठीक है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अगर हम लोग गलती से अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देते हैं, मान लो गलती से ओवर वैल्यूड कर दिया, तो फिर हम लोग का प्रॉफिट भी क्या दिख रहा होगा, ओवर वैल्यूड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए हमें उसको माइनस कर देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मिल जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट मेरा क्या हो गया है, बढ़ गया है। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया है तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। और रिवर्सली सोचो, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक मैंने गलती से कम कर दिया है, मतलब अंडर वैल्यूएशन कर दिया है, तो मेरा प्रॉफिट भी उतने से कम दिख रहा होगा, तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, उतने से बढ़ाना पड़ेगा। और ओपनिंग स्टॉक का रिवर्स होता है, ये ऑलरेडी हम लोग फाइनल अकाउंट्स में कर चुके हैं, इसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं।
फाइनल अकाउंट्स में ये वाला सारा चीज हम लोगों ने किया था। यहाँ पर देखो 100 रुपीज कर दिया मैंने, ये मान लो ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर 80 लिखा, यहाँ पर मान लो 30 लिखा, कितना हो गया 110, यहाँ पर 10 कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया 110। अब सेम तरीके से यहाँ पर मान लो हम लोग का 110 हो गया, ये मान लो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज नहीं है, ये 80 और 30 रखा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अच्छा ये दोनों साइड मैच हो जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 120 कर देते हैं, इसको 90 कर देते, चलो, तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो देखो जब ओपनिंग स्टॉक 100 था तो प्रॉफिट कितना था 10, ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, रिवर्स, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा, कम, और ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा कम हो गया तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने गलती से मेरे ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया है तो प्रॉफिट मेरा कम है, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने पे ऐड करना चाहिए। ये देखो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है, और मेरा ओपनिंग स्टॉक अगर मैंने गलती से कम दिखा रखा है, वैल्यूएशन कम कर दिया है, तो प्रॉफिट मेरा क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो मुझे उसे माइनस कर देना चाहिए। तो ये देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कहाँ गया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये देखो माइनस होना चाहिए। तो ये तो रटने वाला बात नहीं है, देखो समझना पड़ेगा तभी कर पाएंगे कि क्या इंपैक्ट आ रहा है। सिंपल इंपैक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट जो है डायरेक्टली चेंज होता है, ओपनिंग स्टॉक के साथ रिवर्सली चेंज होता है। गलती से ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया है तो प्रॉफिट कम हो गया है, गलती से अगर ओपनिंग स्टॉक कम दिखा दिया है तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, उसका उस हिसाब से, और अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया है तो कम करो, अगर कम हो गया है तो उसको सही करो, ठीक है। तो ये होता है एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या इतने सारे एडजस्टमेंट हमारे पास हो सकते हैं, देखो मैंने ओवरऑल लिखवा दिया है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, इतने सारे पॉइंट्स हमारे होते हैं नॉर्मली, लेकिन इतना सब एक साथ कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है, यहाँ से 2 या 3 पॉइंट पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि सारा ही पूछेगा, लेकिन मैंने एक जगह पे लिखवा दिया। तो एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब पता चल गया। सम करना हमें पता है कैसे ऐड ऑन करना है, नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग काउंट कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट जैसे ही निकलेगा उसमें इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करेंगे। अब बात आता है नंबर ऑफ ईयर परचेस होता क्या है, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, इस बात का मतलब क्या होता है, देखो नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी ने बोला कि मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, मान लो किसी ने अपना गुडविल का वैल्यूएशन किया इस तरीके से, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, यही मैंने फॉर्मूला तुम लोग को भी लिखवाया। अब मान लेते हैं एवरेज प्रॉफिट है कुछ इतना, तो देखते कोई एग्जांपल है कि नहीं, नहीं तो हम अपने मन से ले लेंगे। तो दिख नहीं रहा है, छोड़ो, मैंने ले लिया 49,200 इंटू 4, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 1,96,800, ठीक है। तो एक्चुअली जो अपना गुडविल का वैल्यू कर रहा है वो बोल रहा है मेरा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो ईयरली निकलेगा, कैसे पता चला, ये देखो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने क्या लिखा था, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब मान लो 5 साल का प्रॉफिट है तो पहले साल का, दूसरा साल का, तीसरा साल का, चौथा साल का, पांचवा साल का, डिवाइडेड बाई अगर 5 कर देते हैं तो जो प्रॉफिट आता है वो कितने पीरियड के लिए आता है। अगर 5 इयर्स का प्रॉफिट एड ऑन डिवाइडेड बाई 5 इयर्स करते हैं एवरेज पता करने के लिए, तो जो प्रॉफिट निकल के आता है वो क्या आता है, मतलब पर ईयर आता है, फॉर 5 ईयर आता है, पर मंथ आएगा, क्या आएगा कैलकुलेट करने के बाद, मैम पर ईयर आएगा। पर ईयर आएगा, पर एनम, 5 साल के प्रॉफिट को 5 साल से डिवाइड करने से एक एक साल का प्रॉफिट आएगा, लेकिन हर एक साल जितना जितना हुआ तो उतना नहीं आएगा, एवरेज आ जाएगा, पर एनम क्या हो गया एवरेज, की एवरेज हम लोग का इतना प्रॉफिट है। अब ये जब अपना गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं मेरा एवरेज प्रॉफिट है इतना, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 का मतलब है, इनका कहना है कि ये प्रॉफिट जो है नेक्स्ट 4 इयर्स तक कोई भी अर्न कर सकता है, मैंने जो मेहनत करके बना दिया है
है, ये प्रॉफिट अगले 4 साल तक कोई भी बिना मेहनत के भी अर्न कर सकता है। मतलब कोई अपना बिजनेस अच्छा खासा एस्टेब्लिश कर दिया है, अब मान लो वो बेच रहा है, तो जो खरीद रहा है ना, उसको तुरंत ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। दिया तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं भी देता है उसके गुडविल का बेनिफिट इसको मिलता जाता है, ठीक है। लेकिन क्या वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलेगा? ऑब्वियसली नॉट, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं मिलता है। कितने दिन तक का मिलेगा? कुछ एक टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। मान लो 4 साल तक वो ये कमा सकता है, ये उसने एस्टिमेट करके बता दिया, भाई तुम मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, अब तुम्हारा ये जो मेरा प्रॉफिट है ना, ये तुम अगले 4 साल तक ऐसे ही कमा लोगे, ज्यादा मेहनत नहीं भी करोगे तो भी कमा लोगे, लेकिन उसके बाद अगर कुछ नहीं करोगे तो गया, ठीक है, फिर मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, अगर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ये अच्छा नाम कमाते हैं, तो हम लोग भी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं उनके घर का है, ठीक है। मतलब लोग एक रेपुटेशन के साथ पहचानते हैं, लेकिन अगर हम लोग खराब काम करेंगे तो उनका रेपुटेशन क्या हो जाएगा? मतलब हम लोग आगे अपने फैमिली का रेपुटेशन लेके नहीं जा पाएंगे। हम लोग कितने दिन जब बच्चे रहेंगे तभी लोग बोलेगा कि हाँ उनके घर के हैं अच्छे, लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा एक्टिविटीज उनको दिखाई दिया जो कि मतलब फेवरेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? गुडविल ऑटोमेटिकली पूरे फैमिली का खराब होते जाएगा कि भाई उतने जेनरेशन तक ही अच्छे थे, उसके बाद तो अच्छे नहीं थे। तो वैसे ही हो गया कि 4 साल तक आप हंसते खेलते कमा सकते हो, मेरे मेहनत का बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप मेहनत नहीं करोगे, लोग 4 साल तक आपके पास इसीलिए आएंगे क्योंकि मेरे नाम से बिजनेस को जानेंगे, मेरा बिजनेस चलता था, हम अच्छा चीज बेचते थे, लेकिन अगर आप नेक्स्ट इसके बाद कुछ एफर्ट नहीं डालोगे तो आपको फिर नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, जो सेलर होता है वो डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है। मतलब ये प्रॉफिट आप कितने साल के लिए खरीद रहे हो? 4 साल के लिए। तो यही मेरा क्या है, गुडविल। ये पैसा आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि इस पैसे के बदले में आपको अगले 4 साल तक बिना मेहनत से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो ये 4 साल जो है ये नेगोशिएशन होता है, जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, कुछ भी हो सकता है, ये नेगोशिएबल। ठीक है, नेगोशिएबल होता है। सेलर अपना बोलेगा, परचेजर बोलेगा कम करो। परचेजर का तो हमेशा टारगेट रहेगा इसको कम करने का, ये जितना कम होगा इसका पेमेंट क्या हो जाएगा, गुडविल को उतना कम करना पड़ेगा। तो ये नेगोशिएबल होता है। डिसाइड कौन करता है? नेगोशिएबल होता है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? डिसाइडेड बाय ऑलवेज क्या हो जाएगा? सेलर, ठीक है। जो सेलर है, जो बिजनेस बेचेगा। अच्छा, अगर बिजनेस बेचने का बात नहीं हो रहा है तो पार्टनरशिप के केस में क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि गुडविल तो वही वैल्यू करेंगे। पार्टनरशिप के केस में कौन डिसाइड करेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या है। अब लेने के टाइम हमें भी बेवकूफ नहीं बनना है। कोई अगर बोलेगा नंबर ऑफ ईयर परचेस है 500 साल, हम लोग क्यों ले? क्योंकि 500 साल हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। एक बात सोचो, मुझे ये बिजनेस चलाना है, हम अपने लिए ले रहे हैं, कितने जनरेशन का सोच लेंगे? 8-10 जनरेशन का तो सोचेंगे नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई बोले 500 साल और इसका वैल्यू बना है, हम क्यों देंगे? 500 साल हम जिंदा ही नहीं रह। अगर बिजनेस हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन करे ना करे मुझे ना पता, तो फिर हम 500 क्यों लेंगे? क्योंकि उतना तो मेरा लाइफ ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेगोशिएबल है, और परचेसर को भी देखना चाहिए कि वो उसको कोई मतलब ठग तो नहीं रहा है। तो एक मतलब एक रीजनेबल वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ भी वैल्यू लगा दो। अगर सेलर बोल भी रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका लॉजिक ये होता है हम लोग 100 साल का प्रॉफिट खरीद के करें क्या? अगर मुझे लग रहा है कि बिजनेस हम 100 साल तक चला ही नहीं पाएंगे तो हम क्यों ले? ठीक है। तो एक मतलब नेगोशिएबल जो है वो एक रीजनेबल वैल्यू भी होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कि इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो भी लिखवा देते फिर क्वेश्चन करवाते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इफ ट्रेंड इन प्रॉफिट इज विजिबल। अगर प्रॉफिट में हमें ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड का मतलब होता है प्रॉफिट बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, या फिर धीरे 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 कम हो रहा है, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन दिस मेथड इज यूज्ड। अगर प्रॉफिट में ट्रेंड है तो ही हमें वेटेड एवरेज का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले स्टेप 1 में लिखो फाइंड एडजस्टेड प्रॉफिट।
पहले हम लोग को यहाँ पर भी एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। स्टेप 2, ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट weighted profit. Year 1, year 2, year 3. पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे हर एक साल का, फिर उस एडजस्टेड प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे और उसके अगेंस्ट में वेट पुट करेंगे। फिर वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, मान लो इसको मैंने ए नाम दे दिया, कॉलम को इसको बी, इसको सी, और इसको मैंने नाम दे दिया डी, और डी इक्वल टू कैसे निकलेगा, बी इंटू सी करके वेटेड प्रॉफिट, ऐसे जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते हो उसी तरीके से। तो यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट आ जाए और यहाँ पर वेट का टोटल करना है, जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल होता है सेम तरीके से। स्टेप 3, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी रहता है तो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करते हैं, सेम तरीके से होगा। और स्टेप 4, गुडविल इक्वल weighted average profit into number of year purchase, weighted average profit into number of year purchase, इस तरीके से करना है। लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ম্যাম ওয়েটেড প্রফিট বাই ওটা কি লিখেছেন? ওয়েটেড প্রফিট ডিভাইডেড বাই ওয়েটেড। वेट যেরকম ফ্রিকোয়েন্সি दी, ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইড হয় ওরকম वेट ডিভাইড হবে। ম্যাম নেক্সট পয়েন্টটা দেখাবো, 4th নাম্বার পয়েন্টটা। और नहीं करना, और नहीं। हेलो, হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। बोल किसी को भेज दो। देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, देखो ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेट अस सपोज प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फॉर द लास्ट 5 years दिया हुआ है 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो मुझे बोलो ये हम लोग का वेटेड होगा कि सिंपल होगा, अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही निकालना है, उसी का एग्जांपल है। तो प्रॉफिट है 30, 40, 50, 60, 70, तो तुम लोग बताओ वेटेड होगा कि सिंपल होगा। ম্যাম সিম্পল অ্যাভারেজ। साला तो बोलो बोलो बोलो, सिंपल होगा कि वेटेड होगा? क्यों वेटेड होगा बोलो? है কি লিখলাম পড়ো, ওয়েটেড আমি এটা বললাম ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং ট্রেন্ড হবে 5 বছরের সাথে, কি 10 বছরও দিতে পারে, 20 বছরও দিতে। ওয়েট কখন লাগে? ম্যাম সিম্পল অ্যাভারেজ হবে। না, সিম্পল এভারেজ হবে না। তো ইনক্রিজ হচ্ছে না ডিক্রিজ দেখে বলো, প্রত্যেকটাই তো ইনক্রিজ হচ্ছে, 30 থেকে 40, 40 থেকে 50, 50 থেকে 60, 60 থেকে 70, তাহলে লেখাই তো আছে, এক্ষুনি তো ক্লিয়ারলি লেখানো।
সিম্পল এভারেজ কি করে হয়? সিম্পল এভারেজ হতেই পারে না। ट्रेंड यदि प्रॉफिट है देखा जाए, ट्रेंड अगर दिख रहा है चाहे वो इंक्रीजिंग दिखे चाहे वो डिक्रीजिंग दिखे, हमें क्या करना पड़ेगा? वेटेड। तभी तो इतना कुछ लिखा बोलने के बाद। देखो ये हम चाहे तो नहीं भी लिखा सकते, बोलने से भी हो जाएगा, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हम स्टैटिस्टिक्स में बता चुके हैं। कौन से चैप्टर में? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी बता चुके हैं। जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट पॉइंट था वेटेड एवरेज मेथड, वहां पर बता चुके हैं ऑलरेडी। तो ये तो हम सोचेंगे ना कि तुम लोग इसका आंसर सही दोगे, ये हम चाहे तो नहीं भी लिखा सकते, क्योंकि अकाउंट्स में इसका फॉर्मेट का उतना कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर भी चलो मैंने बता दिया, लेकिन तुम लोग ध्यान रखो, कंसंट्रेशन नहीं रख रहे हो। अच्छा, अब इसमें वेटेड एवरेज लगेगा। अब वेटेड एवरेज लगाओगे तो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे लिखना है लिखो, इसका निकाल के देखो गुडविल। सबसे पहले लिखो ईयर। ईयर कैसे लिखोगे? 5 है तो 1 2 3 4 5 लिख दोगे। फिर लिखोगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर। क्यों बोलो? क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि ये गलत हुआ है वो सही हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल हमें प्रॉफिट दे दिया, तो यही मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट है। मुझे और एडजस्ट करने का जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में किसी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो हम कैसे करेंगे अपने आप से? 30 40 50 60 70, 30 40 50 60 70। इसके बाद मुझे लगाना है वेट, ठीक है। तो वेट कैसे लगाया जाता है? नॉर्मली सीक्वेंस में लगाया जाता है, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि मेरा इंक्रीजिंग है तो पहला 1 होगा, दूसरा वैल्यू बढ़ रहा है तो उसके बाद वाला 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अगर ये डिक्रीजिंग होता, लाइक 70,000 60,000 50,000 40,000 एंड 30,000, तो वेट ऑपोजिटली जाता, मतलब रिवर्सली जाता, लाइक 5 4 3 2 1। अगर मेरा डिक्रीजिंग प्रॉफिट होता तो वेट भी डिक्रीजिंग मैनर में लगाना पड़ेगा, 5 4 3 2 1। अब निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट, जैसे फ्रीक्वेंसी करते हो वो भी मैंने याद दिलाया। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 30,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 30,000। 40,000 इंटू 2 50,000 इंटू 3 2,40,000, उसके बाद वाला, और उसके बाद 3,50,000। अब ये सारे प्रॉफिट का टोटल करेंगे, जैसे तुम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके, जैसे ये तो अभी रिसेंटली हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, वही वाला यहाँ पर होगा, एफ की जगह वेट होगा, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, वेट का टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 3 6 + 4 10 + 5 15, और इसका टोटल कितना हो रहा है? 3 लाख और 4 लाख, और ये 50 50 1 लाख, 5 लाख 5 लाख, और यहाँ पर हो गया 5 6 7 लाख 7 लाख 80। मतलब कितना हो जा रहा है? 8,50,000। हम देख ही नहीं देखते हैं। 8,51,000, ठीक है, 8,50,000, ठीक है। अच्छा, अब ये वेट से क्यों डिवाइड होता है वो मुझे बोलने का जरूरत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं वेट से। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम 30 इंटू 1 कर रहे हैं, मतलब 1 टाइम 30 मान रहे हैं। 40 इंटू 2 करने का मतलब 2 बार 40,000 को लिया जा रहा है, नॉर्मल सा बात है। यहाँ पर एक बार 30,000 लिया जा रहा है। अगर 50,000 को 3 टाइम्स बोल रहे हैं, यानी 50,000 करके कितना बार है? 3 बार है, ठीक है। 60,000 करके कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है, ठीक है। के मतलब 1000 होता है, और 70,000 5 टाइम्स है, तो 70 70 70 70 एंड 70। तो पूरा टोटल अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम्स होता है। इसीलिए ये तो ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में भर भर के पढ़ा चुके हैं। आज तो मैंने कोर रिलेशन स्टार्ट किया है, ये सब हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो वेटेड, अभी हम लोगों को वेटेड प्रॉफिट हम लोगों ने नहीं निकाला है, हम मतलब वेटेड प्रॉफिट नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाला है। वेटेड प्रॉफिट तो निकाला है। स्टेप 1 में क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसका एवरेज करना पड़ेगा। ये 8,50,000 तो मेरे कितने टाइम पीरियड का है? 5 इयर्स का है, लेकिन उसको डिवाइड 15 इसीलिए करना पड़ रहा है बिकॉज ये वेट करके किया हुआ है, तो डिवाइडेड बाई वेट। तो पर ईयर का कितना हो रहा है डिवाइड करके देख। 56,666 ऐसा कुछ आ रहा है।
667 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये रुपीज हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है, ये भी रुपीज में आंसर था, तो रुपीज इतना पर एनम। तो ये क्या हो गया, ईयरली एवरेज इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा गुडविल, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमें देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ। यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया नहीं है, अपने मन से 3 मान लिया है, ठीक है। तो हम लोग भी 3 मान सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन को एज्यूम 3 इयर्स करके इन्होंने सॉल्व किया है। बट तुम लोग टेंशन ना लो, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग को ऑब्वियसली नंबर ऑफ ईयर परचेज बताएगा, और बाई चांस वहां अगर नहीं बताता है, तुम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अभी तो मैंने सिखाया, इसका वैल्यूएशन उसका कोई रूल्स नहीं है, जो सेलर है वो डिसाइड करता है। तो तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो बाई चांस अगर क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन ऐसा होने का चांसेस काफी कम है। क्वेश्चन हमेशा अपना डेटा कुछ ना कुछ देगा। ये एज्यूम किया है मैंने, क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ था नहीं, इन्होंने 3 लिया था, मैंने भी ना 3 ले लिया। 1,70,000 का हम लोग का क्या निकल के आ गया, गुडविल, ठीक है। तो ये हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो मान लो पार्टनरशिप का प्रॉफिट कितना है, बोला है 30,000, 25, 20, 30 और 28,000। हम लोग को इससे बोला है गुडविल निकालने के लिए। तो पहले बोलो हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, ये सिंपल एवरेज में होगा कि वेटेड एवरेज में होगा, अगर प्रॉफिट इतना इतना इतना। बोलो, कोई तो बोलो, सिंपल में होगा कि जो है उसको क्या बोलते हैं, वेटेड में होगा। वेटेड का रूल से ट्रेंड होना चाहिए, सिंपल। क्योंकि कोई ट्रेंड है नहीं, सिम सिंपल है, क्योंकि 30 से 25 डिक्रीज, तो उसके बाद भी क्या दिखना चाहिए था, डिक्रीज। चलो दिख रहा है 20 डिक्रीज, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, तो ब्रेक हो गया ना। ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारा, कंटिन्यूएशन फॉर्म फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ही हम लोग उसे वेटेड में डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। मतलब इसको कैसे निकालोगे, सिंपल, इसमें भी कुछ एडजस्ट नहीं करने बोला है। तो ट्राई करके देखो कितना आंसर आता है ये वाले एग्जाम्पल का, गुडविल का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि इसमें एडजस्ट करने लायक कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन काफी ही सिंपल सा है, तो हम बता देते प्रॉफिट कितना है, 30, 25, 20, 30, 28, 30,000, 25,000। उसके बाद 20, 30, 28, 20, 30 और 28। क्योंकि सिंपल एवरेज मेथड में भी हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करना है। अब यहाँ पर कितने ईयर का डेटा है, 5, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5। अब इसका कैलकुलेशन करो, करने से एवरेज प्रॉफिट पर एनम मिल जाएगा। फिर निकालोगे गुडविल, वो कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करके। कितना आता है देखो, 26,600। 26,600 average. 26,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखते हैं इन्होंने कुछ दिया है कि अपने मन से कुछ लिया हुआ है। इन्होंने लिया है 3 इयर्स माना है यहाँ पर, ठीक है। टेकिंग द वैल्यू ऑफ, तो 3 लिख लो, 3 लिख के देख लो कितना, 79,800। तो जितना होगा वो तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन बताएगा, इसमें तो कुछ हमारा लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन बोलेगा उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमें जो ध्यान रखना है कि हमें सिंपल लगाना है कि वेटेड लगाना है, उसका ध्यान रखना है। तो वो हमारा ट्रेंड बताता है क्लियरली, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ₹79,800 गुडविल का वैल्यूएशन। तो देखो जो दो मेथड था उससे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बोला है और एक एग्जांपल, द पास्ट प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स ऑफ पार्टनरशिप 50, 40, 52, 48 and 56. Calculate the value of goodwill on the basis of 4 year purchase of average profit of the last 5 years. Average profit बोला है, लेकिन ये तो नहीं बोला सिंपल होगा कि वेटेड, तो वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट का कंडीशन हमें क्या
करने के लिए रेफर कर रहा है? सिंपल, क्योंकि 50 से 40 कम हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल। तो फटाफट ये सबको ऐड करके देखो कितना आता है, ऐड करके डिवाइड भी करना है, देखो। एवरेज प्रॉफिट डेटा है हम लोग का 50, 40, 52, 48, 50, 40, 52, 48 और एक है 56। अच्छा, डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स है तो डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। देखो कितना आता है, फिर गुडविल लिखी, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो कि इन्होंने 4 ईयर्स लेने के लिए कहा है, तो 4 ईयर्स ले, क्वेश्चन में मेंशन किया। $49,200. अच्छा, 49,200, 49,200 इंटू 4, 1,96,800, 1,96,800, ये हम लोग का वैल्यूएशन हो गया गुडविल का। इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं आता, ये जस्ट प्रैक्टिस करवाने के लिए और कुछ नहीं। कुछ एग्जांपल्स है तो हम लोग कर रहे हैं। 1,96,800 हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। चलो देखते हैं। हाँ, ये देखो 1,96,800, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलो सुपर प्रॉफिट मेथड ये भी बताते हैं ये कैसा होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला मेथड सीख लिया, ये देखो, ये वाला मेथड हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। আপনি বসুন স্যার এসে কথা হয়েছে তো, তো স্যারের সাথে 6:45 থেকে আপনি বসুন ভেতরে, জুতো খুলে আসুন। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? देखो, गुडविल उसी का रहेगा, ठीक है, गुडविल उसी का रहेगा जिसका बिजनेस सेम सेक्टर में बाकी लोगों से ज्यादा चल रहा होगा, ठीक है। सेम सेक्टर में बाकी लोगों से अगर कोई ज्यादा कमाता होगा, ठीक है, तो उसी का क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने का चांसेस है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कितना सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, कितना सुपर प्रॉफिट है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे बोलो? सुपर प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक्स्ट्रा, देखो जैसे अगर कोई मान लो सेम सेक्टर में 1 लाख कमा रहा है, जैसे देखो मैंने एकदम स्टार्टिंग में जो तुम लोग को ये वाला एग्जांपल दिया था, ये देखो, ये देखो, ये कितना कमाता है? 15,000। ये वाला फर्म कितना कमाता है? 9,000। तो एक्स्ट्रा कितना कमाता है? माइनस करने से तो कितना होता है? 6,000, 6,000 होता है, ठीक है। तो 6,000 हम लोग का क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को कैसे निकाल रहे हैं? सुपर प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट जो उस फर्म का होगा, माइनस क्या हो जाएगा? नॉर्मल, ठीक है। ये हम लोग का जो है आंसर आएगा। अब गुडविल कैसे निकालोगे? स्टेप टू में हम लोग गुडविल ऐसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेम वही चीज हो जाएगा जैसे एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या निकाल रहे थे? वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज प्रॉफिट, फिर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट निकालना है, लेकिन क्योंकि मेथड मेरा सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट का वैल्यू निकालना है, उसके बाद मुझे गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा।
कौन सा एग्जाम्पल दिख रहा है? हाँ देखो यहाँ पर क्या बोला है, लेट अस सपोज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फर्म 1 लाख एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट वाज 25,000। ठीक है, बोल रहा है एक पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कितना लगाया है 1 लाख और उनका एवरेज प्रॉफिट है कितना 25,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 22% इन केस ऑफ सिमिलर फर्म्स वर्किंग अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब नॉर्मल रिटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो अभी तक तुम लोग स्कूल में या कॉलेज में क्या करते थे, मतलब कॉलेज में कितने में पास है बोलो, 100 কততে পাস হয় নর্মালি 30। ঠিক আছে, একদম ছোট ক্লাসে যদি বলি तो 30 में होता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो कि सबको मिनिमम कितना लाना पड़ेगा अगर दूसरे क्लास में जाना है, उससे ज्यादा लाने से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो वैसे हर एक बिजनेस का भी अपना रिटर्न होता है, जैसे ग्रोसरी बिजनेस का अपना रिटर्न है, कपड़े बिजनेस का अपना रिटर्न है, कुछ और बिजनेस है तो उसका अपना रिटर्न है, किसी का सोना चांदी का बिजनेस है उसका अपना रिटर्न है। तो मिनिमम रिटर्न हर एक बिजनेस का होता है। ठीक है, वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है, लेकिन उससे ज्यादा कोई कमा रहा है तो ही तुम लोग बोलेंगे कि उसका गुडविल है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो बोल रहा है ये जो बिजनेस है ना जिसका बात यहाँ पर हो रहा है, नाम वाम नहीं दिया, बोल रहा है नॉर्मल रिटर्न कितना है 22%। मतलब ये हर कोई कमाएगा, ये बिजनेस जैसे तुम लोग को सभी को कितना लाना है, वैसे तुम लोग को प्रोफेशनल कोर्स में 30 नहीं लाना है, कितना लाना है पता है ना, 40 लाना है हर एक पेपर में। ठीक है, तो जो भी हो 40 लाना है, ऊपर से जो होता है कि टोटल में 50% लाना पड़ेगा, इंडिविजुअली 40 से कम होने से नहीं चलेगा। देखो तो यहाँ पर बोल रहा है 22% जो है ये हम लोग का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कोई भी ये रिटर्न कमा सकता है। ठीक है, अब जो बिजनेस का बात हो रहा है उन्होंने कितना पैसा लगाया है, उन्होंने 1 लाख लगाया, कितना प्रॉफिट कमाया है 25,000। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, कोई दूसरा इंसान अगर 1 लाख लगाता तो वो कितना कमाता, ये बताओ तुमको। ये तो इनका रिटर्न है, अगर कोई 1 लाख ही लगाता सेम बिजनेस कर रहा है और फिर वो कितना कमाता, ये अभी जो 3 लाइन बोले उसी में छुपा हुआ है। बोलो बाकी लोग, क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? আমি এটা বলছি যে 1 লাখ লাগিয়ে 25,000 আর্ন করেছে, কিন্তু নর্মালি এইরকম বিজনেসে 22% রিটার্ন হয়, তাহলে অন্য কোনো লোক যদি 1 লাখ লাগায় তাহলে কত টাকা রিটার্ন হবে, এটা আমি জিজ্ঞাসা করছি। 22,000। 22,000, ठीक। 22,000। 22,000 होगा, इस पे 22% लगाओगे तो ही ना पता चलेगा 22,000। तो बोलो ये कितना एक्स्ट्रा कमाता है, 3,000। 3,000। हो गया सुपर प्रॉफिट आंसर, बस और क्या, सुपर प्रॉफिट का आंसर हो गया। तो वही कैलकुलेट करना है हम लोग को, सुपर प्रॉफिट इस तरीके से निकालना है। मतलब हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा आया बोलो तो, 25 या 22, कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट है? मतलब लैंग्वेज को भी तो पहचानना पड़ेगा। तुम लोग को क्या लगता है नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है? 22। 22,000 है, 22,000। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कोई भी जो ये प्रॉफिट कोई भी इस बिजनेस में जो प्रॉफिट नॉर्मली अर्न करेगा। तो 1 लाख अगर कोई लगाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिटर्न बता दिया, क्या क्वेश्चन में ये हमें बताएगा? बिल्कुल क्वेश्चन में हमें ये चीज जरूर बताएगा। तो कितना हो जाएगा 22,000। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट का मतलब बेसिकली यहाँ पर वो प्रॉफिट है जिस फर्म के बारे में बताया गया। अब उसको तुम लोग एवरेज भी लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ एक और लैंग्वेज यूज किया था मुझे दिखा, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो, एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। मैंने एवरेज क्यों लिखा है पता है, क्योंकि अगर मोर देन 1 ईयर का हुआ तो मुझे तो एवरेज ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही साल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो कि इस फर्म ने कर रखा है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है 25,000। तो सुपर प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो गया हम लोग का 25,000 माइनस 22,000, कितना आंसर आ गया 3,000। तो ये तो सुपर प्रॉफिट हुआ। अगर मुझे गुडविल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब अगर क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, अगर नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ इन्होंने लिया है, देखो कितना लिया है 5। तो ये इन्होंने दिया है, तुम लोग के क्वेश्चन में रहेगा नहीं रहेगा तो फिर एजम्पशन लोगे तो देना पड़ेगा। तो 5 लिया है तो मैंने भी इसको समझाने के लिए सेम ही ले लिया 5, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो। तो फिर गुडविल का आंसर कितना आ गया 15,000। ठीक है, गुडविल का आंसर आ गया 15,000। तो सुपर प्रॉफिट मेथड भी सीख लिया हम लोगों ने। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोला है कि
A firm of A, B and C has total capital investment 4,50,000. A firm of ABC मतलब वही पार्टनरशिप फर्म जिसमें 3 पार्टनर है ABC, उन्होंने कैपिटल लगाया है 4,50,000. The firm earned net profit during the last 4 years. लास्ट 4 साल से इन्होंने इतना 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 और इतना प्रॉफिट कमाया है. The reasonable expected return is 15% having regard to risk involved. रीजनेबल रिटर्न का मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड, जैसे तुम लोगों को रीजनेबल क्या है 100 में कितना लाना है प्रोफेशनल कोर्स में, ये रीजनेबल है, इससे नीचे गए तो बस गड़बड़ हो जाएगा. तो वही चीज बोल रहा है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है. मतलब ये कौन सा रिटर्न है, नॉर्मल रिटर्न या फिर रीजनेबल एक्सपेक्टेड. तो लैंग्वेज भी देख लो क्या क्या लैंग्वेज यूज हो सकता है. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है. Find out the value of goodwill of the business if it is based on 3 years purchase of average super profit of the past 4 years. मतलब मेथड क्या लगाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड. पास्ट 4 इयर्स का एवरेज करना पड़ेगा प्रॉफिट का. क्यों? क्योंकि मुझे सारे प्रॉफिट से कैलकुलेट नहीं करना होता है. हर एक मेथड में देखोगे प्रॉफिट का मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज ही करना पड़ेगा. क्योंकि हम एक बार 70,000 से डिफरेंस निकालेंगे, एक बार 80,000 थे, वो तो पॉसिबल नहीं है. जैसे तुम लोग अपना रिजल्ट बताते हो तो थोड़ी ना इंडिविजुअली बताते हो, मुझे इसमें इतना इसमें इतना. वो कोई पूछता है तो बताते हो, परसेंटेज ही बताते हो इतना परसेंट मिला है. तो वैसे ही इनको अगर अपने बिजनेस का सुपर प्रॉफिट बताना है तो ये अलग अलग ईयर में तो वेरी कर जाता है. तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा डेटा जो हमारे 4 ईयर के प्रॉफिट को बता सके, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज. तो हमें इसका एवरेज प्रॉफिट करना चाहिए. अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और चेक करेंगे कि इनका 4,50,000 इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट आया, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट. और नॉर्मल रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा, मार्केट में कोई भी लोग ये बिजनेस करेंगे तो 15%. तो मुझे प्रॉफिट भी बताओ, वो तो परसेंटेज है. प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अभी सिखाया कैसे निकालोगे, बोलो. ये जो डेटा दिया हुआ इसी से निकल जाएगा. बोलो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो, बताओ. 67,500. 67,500 की बार फिर बोलो. मैम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4,50,000 और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, তাহলে 4,50,000 into 15%. ठीक है सर. तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था 67,500. लेकिन ये तो 1 ईयर का है, 1 ईयर के साथ बाकी सबको कंपेयर थोड़ी ना कर सकते. तो बाकी सबको भी एक ही प्रॉफिट में लाना पड़ेगा. उसका एक ही तरीका है, क्या करोगे, एवरेज. ठीक है, इसीलिए तो यहाँ लिखा था देखो, एवरेज भी करना पड़ सकता है, वही मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होगा. चलो ये एग्जाम्पल भी कर लेते, निकालो एवरेज प्रॉफिट. अच्छा कितने साल का दिया हुआ है, 4 ईयर का. 70, 80, 1,20,000, 1,00,000. देखो इसमें कोई ट्रेंड वगैरह आगे जाके ब्रेक हो गया तो सिंपल कर दो. 70, 80, 120 था, लेकिन उसके बाद कितना आ गया 1,00,000. तो फिर सिंपल कर दो 70, 80, उसके बाद 1,20,000 और 1,00,000. 1,20,000 और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4. देखो कितना आता है, 80 to 1,20,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,70,000 डिवाइडेड बाई 4. देखो कितना आ रहा है, 10 32. 3,70,000, 92,500. 92,500. अच्छा 92,500, 92,500 আসছে. ও 4,936 হবে না, ঠিক. 92,500 ये हम लोग का क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट. अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जो अभी तुम लोगों ने बताया 67,000 कुछ एक अमाउंट बताया, वो कैसे निकाला जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू कर दो नॉर्मल रिटर्न. तो 4,50,000 में इंटू कर दोगे तुम लोग 15%. तो आंसर कितना आया था, कत एসেছিল 67,500. 500 मैम. अच्छा 67,500. अच्छा अब इसके बाद क्या निकालोगे, बोलो. सुपर प्रॉफिट, क्योंकि मुझे तो सुपर प्रॉफिट मेथड का ही एग्जांपल मिला ना, तो हम लोग तो वही कर रहे हैं. सुपर प्रॉफिट बताओ कितना होगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट. तो ये तो 92,500 कमा रहे हैं 4.5 लाख लगा के, जबकि बाकी लोग कमाते हैं 67,500. तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25,000. तो फिर गुडविल निकालो. गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हम लोग अगले जितने साल तक देख पाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 इयर्स. तो क्वेश्चन जितना बोलेगा उतना ही लेना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है.
75,000, तो गुडविल हो गया ₹75,000। ठीक है, लेकिन हम लोगों का इतना छोटा छोटा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होता है, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और देख भी रहे हो एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का, ये देखो कितना है, 75 हम लोग का भी आया, 75,000। एन्युटी मेथड आज और नहीं बोल रहे, एन्युटी मेथड अलग है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट गुडविल बाय एन्युटी मेथड। अच्छा, यहाँ पर एन्युटी मेथड कैपिटलाइजेशन बेसिस, ये इसका वही सारा एग्जाम्पल दिया हुआ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है इलास्ट्रेशन 1, ये तुम लोग एक बार होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना हर एक मेथड से हमें करना है, लेकिन हम लोगों ने आज दो ही मेथड सीखा है। एक क्या सीखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंडर दो मेथड होता है, सिंपल और वेटेड, और एक हम लोगों ने अभी क्या सीखा, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग का इतना इंफॉर्मेशन काफी है। ये जो दिया हुआ है ना, ये, हाँ, ये भी तो हमें चाहिए, सुपर प्रॉफिट में ये भी हमें चाहिए, तो ये वाला भी जो है कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर तुम लोग ये दोनों मेथड से ये ट्राई करके देख सकते हो क्या आंसर आ रहा है। और मेथड आज और नहीं करवा रहे, बाकी नेक्स्ट क्लास में ही करें। ठीक है, फिर आज इतना ही करते। ठीक है, सिर्फ